हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए आज का पेपर हल करने के लिए, प्रैक्टिस लगाने के लिए, जो भी आपने अभी तक में पढ़ा है। जैसे कि दोस्तों, इस समय मैं यूथ कंपटीशन के सभी चैप्टर को प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर 1 शारीरिक शिक्षा की इतिहास एंड विभिन्न स्पोर्ट्स संस्थाएं हो गया है। एंड सेकेंड चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी यानी खेल समाजशास्त्र। अब ये तीसरा चैप्टर है खेल मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि दार्शनिक आधार, अधिगम, खेल सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। इन सभी से क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। बॉडी टाइप, सेल्डन, क्रेस्मर, हिपोक्रेटस, मैस्लो, मैकडूगल, ये सभी आपके एग्जाम में 100% आते हैं। आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, प्रयोगवाद, मानववाद, ये सभी के बारे में आप इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला सेशन जरूर करिएगा। 10, 15, 20, 25 वीडियो में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोई भी स्टेट का, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको समझ में आएगा, और सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? जैसा कि आप इतने दिन में प्रैक्टिस करते करते समझ गए होंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रिया का अध्ययन है। जैसा कि दोस्तों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। यह यूनानी शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का शब्द होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, आत्मा संबंधी बातचीत या अध्ययन। ये आपका शाब्दिक अर्थ होता है। सबसे पहले मनोविज्ञान को दोस्तों आत्मा कहा गया, फिर मन कहा गया, फिर चेतना कहा गया, फिर लास्ट में इसको व्यवहार कहा गया, जो वर्तमान समय में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। तो ये याद रखिएगा, कभी भूल से भी गलती मत कीजिएगा। कभी भी आए मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है, यानी आत्मा का विज्ञान। इसको 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने कहा। मन मस्तिष्क का विज्ञान इसको 17वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी ने कहा, इटली के मनोवैज्ञानिक। एंड चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स ने कहा। एंड व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल ने कहा। एंड इसको निश्चित या शुद्ध मनोविज्ञान वाटसन ने कहा, और वाटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट हैं, एंड आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स हैं, एंड खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक हैं, व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन हैं। याद रखिएगा। एंड अब बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों इनका परिभाषा दिया हुआ है। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान वर्तमान में। याद रखिएगा, सबसे पहले आत्मा कहा गया, फिर मन, फिर चेतना, फिर लास्ट में व्यवहार। अभी तक ये व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में मास्लो के जरूरत के सोपान क्रम के सही क्रम का पता लगाइए। तो दोस्तों, मास्लो का ये आवश्यकता सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 5 सिद्धांत दिया था। इनके आवश्यकता सिद्धांत में आरोही यानी कि छोटा से बड़ा, सबसे पहले से अंतिम तक क्या है। सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले उनका होगा दूसरा ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, यानी कि हमारी जो नीड है, आवश्यकता है, सबसे पहले वो होगा। उसके बाद हम आवश्यकता को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद सुरक्षा और सामाजिक जरूरत पड़ेगी। दूसरा स्थान पर आपका हो जाएगा सुरक्षा और सामाजिक जरूरत। उसके बाद हम सुरक्षा भी कर लिए, सामाजिक जरूरत भी कर लिए, लेकिन अब क्या चाहिए हमको? अब चाहिए सम्मान की जरूरत। क्या है? अब तीसरे स्टेज पे सम्मान की जरूरत होती है।
तीसरा स्टेप भी हो गया, पार हो गया। अब उसको चाहिए बौद्धिक और सौंदर्यपरक जरूरत। ठीक, अब लास्ट में उसको सब युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी चीज़ों में सब कुछ आवश्यकता भी कर लिया और उसको सुरक्षा भी देख लिया, सामाजिक जरूरत भी पूरा हो गया, सम्मान भी मिल गया, सौंदर्यपरक जरूरत भी खत्म हो गया। अब लास्ट में उसका हो जाता है आत्म यथार्थपरकता, समाधि, अध्यात्म की तरफ जाता है लास्ट में। तो ये आपके 5 मास्लो के आवश्यकता के सोपान यानी सीढ़ी या सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे सीरियल बाई से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल बाई से दिया हुआ है 5 क्रम, यहाँ पे देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा एवं सामाजिक जरूरत, फिर सम्मान की जरूरत, फिर बौद्धिक और सौंदर्यपरक जरूरत, आत्म यथार्थपरकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सिद्धांत समूह विकास के भाग हैं? तो इसमें से कौन सा सिद्धांत समूह विकास के भाग हैं? तो आपको देखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी, यानी कि लीनियर सिद्धांत, साइक्लिक सिद्धांत एंड पेंडुलर सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत समूह विकास के सिद्धांत हैं। इसका कुछ डिटेल में दिया हुआ है यहाँ, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक ब्रूस टकमैन 1965 में अपने समूह विकास के मॉडल को यह समझाने के लिए विकसित किया कि स्वस्थ टीमें समय के साथ कैसे जुड़ती हैं। टकमैन का मॉडल उन 5 चरणों की पहचान करता है जिनके माध्यम से समूह प्रगति करता है। क्वेश्चन आ भी चुका है, तो किसके माध्यम से समूह प्रगति करता है? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड अर्जर्निंग। एंड समूह विकास के सिद्धांत के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? लीनियर सिद्धांत, साइक्लिक सिद्धांत एंड पेंडुलर सिद्धांत। लीनियर सिद्धांत मतलब एक लाइन, एक क्रमबद्ध चरण में, जैसे कि समूह चरणों के क्रम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जो गठन के साथ शुरू होते हैं और समाप्ति के साथ समाप्त होते हैं। एंड साइक्लिंग सिद्धांत में क्या होता है कि समूह चरणों के अनुक्रम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, 5 चरणों को दोहराते हैं। एंड पेंडुलर सिद्धांत क्या होता है? इसमें समूह की वृद्धि और विकास के दौरान पारस्परिक संबंधों में होने वाले बदलाव पर जोर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्शन में निम्नलिखित शामिल है। तो दोस्तों दर्शन में मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये सभी शामिल हैं। तो 3 शामिल हैं, तो 1, 2 एंड 3 आपका राइट होगा। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत ये 6 शाखाएं अध्यात्म शास्त्र, क्या क्या आएंगे? अध्यात्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मूल्य मीमांसा, सुक्ति शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, इतनी शाखाएं आपके दर्शन शास्त्र के आते हैं, जिसमें से दोस्तों अध्यात्म शास्त्र को कहा जाता है मेटाफिजिक्स इंग्लिश में, एंड ज्ञान शास्त्र को बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य मीमांसा सुक्ति शास्त्र को बोला जाता है एक्जियोलॉजी, एंड नीति शास्त्र को बोला जाता है एथिक्स, एंड तर्क शास्त्र को बोला जाता है लॉजिक, एंड सौंदर्य शास्त्र को बोला जाता है एस्थेटिक्स। तो ये याद रखिएगा, इस दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं, 6 विषय इसमें शामिल है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, किशोरावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। जैसे कि दोस्तों जब बाल्यावस्था होता है तो वो एक टोली बना करके रहता है, यानी कि जिसे गैंग एज या टोली समूह एज भी कहा जाता है। उसके बाद किशोरावस्था आता है तो वो समुदाय से सीखता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? समुदाय से। तो यहाँ पे बीने तथा हंट के अनुसार जिन समूहों में से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने, आदतों और भोजन करने की विधियों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्शन के अनुसार आसन्न सांसारिक उद्देश्य की सुक्ति को
व्यवहारिक विचार के रूप में माना गया। तो किस दर्शन के अनुसार? उपयोगितावाद दर्शन के अनुसार, यानी कि मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगितावाद है। जेरेमी बेंथम का मानना है कि जिस कार्य में प्रसन्नता या आनंद में वृद्धि होती है तो वह कार्य उपयोगी है, उससे सुख की प्राप्ति होती है, दुख का निवारण होता है। अतः उपयोगितावाद का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने निरेचन की अवधारणा को अपनाया, इसलिए रेचन सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार के रूप में कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा दर्शन है जो अनुभव को यानी एक्सपीरियंस को ही जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? तो वह दर्शन है उपयोगितावाद, जिसे हम एक्सपेरिमेंटिज्म, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, डियइज्म इतने नामों से जानते हैं। इसमें इसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। एंड इसमें क्या होता है कि उपयोगितावाद का दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। यदि कोई अनुभव किसी सफलता की प्राप्ति में सहायक हो तो केवल वही अनुभव अनुकरणीय माना जाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि सफलता एक अनुभव की कुंजी है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि एक नज़र मैं इस पर डालती हूँ दर्शन शास्त्र पे, तो इसमें आदर्शवाद जो विचारवाद पर आधारित है, आइडियलिज्म जिसे कहते हैं, तो आदर्शवाद के प्रतिपादक है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। अब व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद, प्राग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, डियोइज्म के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, जो अनुभव को सफलता की कुंजी मानता है। एंड प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं रूसो, जो विश्व के भौतिक तत्व को केंद्र बिंदु मानते हैं। एंड यथार्थवाद, रियलिज्म के जनक हैं, पितामह हैं अरस्तु, जो ब्राह्मण का आधार भौतिक को मानता है। इन्होंने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और एक है क्षणभंगुरतावाद, व्यक्तिवाद के प्रवर्तक है किरकेगार्ड। तो ये आपके मुख्य दर्शन शास्त्र के अध्ययन हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया रुडॉल्फ गोइकिल ने। किसने किया? रुडॉल्फ गोइकिल ने। मनोविज्ञान के पिता पूछेगा तो विलियम वुंट होगा, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रुडॉल्फ गोइकिल ने किया। यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक शब्द सर्वप्रथम रुडॉल्फ गोइकिल ने प्रयोग किया। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। एंड चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सरप्लस एनर्जी थ्योरी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? आप सबको पता है, बार बार रिवीजन हो गया है इसका। हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर हैं। अतिरिक्त शक्ति या अविशेष ऊर्जा या थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। एंड इसके अलावा कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्वानुमान, पूर्वाभास या भविष्यदर्शी की धारणा के प्रवर्तक हैं कार्ल ग्रूस। इसको पूर्वाभ्यास का तत्परता के नाम से भी जाना जाता है। एंड मनोरंजन सिद्धांत के जनक हैं लॉर्ड केन्स या GW पैट्रिक। एंड पुनर्कथन, जिसे हम पुनः अवलोकन या पुनरावृत्ति या रिकैपिचुलेटरी थ्योरी कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं G. स्टैनली हॉल।
एंड मनोविश्लेषण धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। एंड रेचन विरेचन धारणा यानी कैथेटिक थ्योरी के प्रवर्तक हैं अरस्तु। एंड सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी के प्रवर्तक हैं अरस्तु। खेल ही जीवन है धारणा प्लेज लाइफ थ्योरी के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। एंड निसर्ग अनुष्ठान धारणा के रूसो। एंड संज्ञानात्मक धारणा के प्रवर्तक हैं कॉग्निटिव थ्योरी के जीन पियाजे। एंड सहज प्रवृत्ति धारा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रेंच नेशगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का इतिहास जर्मनी, यूनान, डेनमार्क, स्वीडन, सभी का इतिहास मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उस इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंच नेशगाल जो है शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया दोस्तों? तो आप सबको पता है, आप पढ़े हैं। तो किस देश में कराया? तो उन्होंने डेनमार्क में कराया। किसमें? डेनमार्क में। यानी कि फ्रेंच नेशगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ डेनमार्क में प्रारंभ किया। 1814 ईस्वी में अधिनियम के अनुसार सभी प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा को मान्यता प्राप्त हुई डेनमार्क में। एंड 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। इसका पूर्ण श्रेय दिया जाता है फ्रेंच नेशगाल को। एंड 1821 ईस्वी में नेशगाल को पूरे देश में जिम्नास्टिक का निर्देशक चुना गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा दर्शन है जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है? तो दोस्तों वह दर्शन है यथार्थवाद, जिसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। अरस्तु यानी यथार्थवाद का मतलब है जो वस्तु जिस रूप में है यह भौतिक तत्व को श्रेष्ठ मानता है। यानी इसका कहना है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में वो हमारे सामने आती है। यानी सत्य वही है जो हमारे सामने आता है, हमारे समक्ष है। वैज्ञानिक ढंग से ही, यानी कहने का तात्पर्य है कि यथार्थवाद यानी कि सत्य की खोज जो है, रियलिज्म की खोज जो है वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है। यथार्थवाद, यथार्थवाद यानी जो वस्तु जैसे है उसी रूप में स्वीकार करना। यानी कि वह दर्शन जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है वह है यथार्थवाद। यथार्थवाद से तात्पर्य है उस विचारधारा से कि जो उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जैसे पशु, पक्षी, मानव, जल, थल, आकाश इत्यादि सभी वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसलिए ये सभी सत्य हैं, वास्तविक हैं। यथार्थवाद सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर दिया जाता है। दोस्तों आप आदर्शवाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद इन सभी का डिटेल में अध्ययन करना चाहती हैं तो खेल मनोविज्ञान के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खिलना है? तो किसने कहा इस बात को दोस्तों? इसको कहा जॉन गर्ट्स मर्स, जो जर्मनी में इनको जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है। जॉन क्रिस्टोफर गर्ट्स मर्स को जिम्नास्टिक का गॉड फादर कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जिम्नास्टिक फॉर द यंग यानी युवाओं के लिए जिम्नास्टिक में 105 मनोरंजन खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, एक जिम्नास्टिक फॉर द यंग और दूसरा खेल। जिम्नास्टिक फॉर द यंग जो युवाओं के लिए जिम्नास्टिक और दूसरा पुस्तक लिखा है खेल, जिसमें 105 खेलों का वर्णन किया है। और इन्होंने ये कहा है कि बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खिलना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह शब्द जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है एवं उसके सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वास को संदर्भित करता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है आचार नीति। क्या कहलाता है? आचार नीति। दोस्तों जैसा कि आपके पास बुक है आप तो पढ़ ही लेते हैं, बट मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में करके बता रही हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी कि वह शब्द जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है एवं उसके सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वास को संदर्भित करता है,
आचार नीति कहलाता है। आचार नीति में उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन होता है जिनके आधार पर मानवीय क्रियाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव हो सके। नीति शास्त्र मानव को सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। एंड नेक्स्ट है, आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है। खेल सिद्धांत पर आधारित है, जो आप सबको पता है। मैंने इसको अच्छे तरीके से आप सबको बताया है, इसलिए आप इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, सही सही मिलान कीजिएगा। तो देखते हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? आप सब ने सही बता दिया, सिगमंड फ्रायड ने। एंड विषयक अवधि मूल्यांकन परीक्षण दिया है, इसको आप नहीं जानते होंगे, बट इसको दिया है मॉर्गन एवं मूरे ने, यानी कि सबका सामने सामने वाला ही राइट है इसमें। एंड आपका मनोविज्ञान का व्यवहारवादी सिद्धांत, अभी मैंने जस्ट बताया है कि व्यवहारवाद के जनक है वाटसन, तो आपका वाटसन ही हो जाएगा, सी का 3। एंड व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि डिटेल में दिया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, विषयक अधिमूल्यन परीक्षण मॉर्गन मूरे, मनोविज्ञान का व्यवहारवादी दर्शन जेबी वाटसन, व्यक्तित्व का मानववादी सिद्धांत अब्राहम मास्लो। यानी कि इन चारों का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं या मैं खुद पढ़ दे रही हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया और इनका जनक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को, और इन्हें कभी कभी आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक मान लिया जाता है। इनके विचारों और अवधारणाओं ने बेहोश दिमाग की गतिशीलता की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिसे इन्होंने दिमाग को 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। एंड नेक्स्ट है आपका विषय अधिमूल्यन परीक्षण, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर कौन है दोस्तों? 17 है, ठीक। क्या है क्वेश्चन? अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। यानी इनका कहना है कि शाखीय अभिक्रम का आविर्भाव मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ, जबकि रेखीय अभिक्रम का विकास मानवीय प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ। तो याद रखिएगा कैसे कैसे हुआ। शाखीय अभिक्रम का आविर्भाव मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ, जबकि रेखीय अभिक्रम का मानवीय प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ। नॉर्मन ए क्राउडर ने 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विकास किया। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं C.A. हल। पुनर्बलन प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया है, जिसमें से खेल के कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों दिया है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पाउला ने दिया है। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट थ्योरी दिया है कोहलर ने। एंड सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य क्या मानता है? यानी मनोवैज्ञानिक जो फ्रायड है, जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया है, उन्होंने मनुष्य के भीतर मनुष्य क्या मानता है? तो मनुष्य के भीतर मनुष्य, ये आपको अहम को कहा गया है। किसको कहा गया है? अहम को। इन्होंने दिमाग को 3 भागों में इद, अहम, परा अहम यानी इड, ईगो, सुपर ईगो में बांटा है। जिन्हें इन्होंने मनुष्य के भीतर मनुष्य को ईगो यानी कि अहम मानते हैं। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी का पितामह कहा जाता है। दोस्तों बार बार इस तरह से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, जिससे आपको परीक्षा में टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने भीड़ व्यवहार का आधार चेतन तथा अचेतन इच्छाओं को माना। फ्रायड ने भीड़ व्यवहार के बारे में अपने उक्त विचारों को अपनी पुस्तक ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो के अंतर्गत प्रस्तुत किया। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा। शिक्षा का वह हिस्सा है जो सारे क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है। यह परिभाषा किसका है दोस्तों? तो यह परिभाषा है A.R. बोमैन का। ठीक है, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जन्म में किशोर वय तक सामाजिक संकटों का सामना करता है, उन्हें क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। यानी कि एक जो बच्चा है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मनो सामाजिक संकटों का सामना करता है, तो उसको आपको सीरियल बाई में आपको बैठाना है, कैसे कैसे शुरू से लास्ट तक करता है। तो यहाँ पे आपको बैठाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। तो सबसे पहले बचपन से लेकर किशोरावस्था तक वह पहले वो विश्वास बनाम अविश्वास में जीता है, किस पे चीज़ों को देखता है, फिर छूता है, फिर एक बार आग में हाथ डालता है, दोबारा नहीं डालता है, एक बार जलने के बाद ये विश्वास अविश्वास होता है। उसके बाद वो स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह ये करने लगता है, जिससे अब स्वयं से कपड़े पहनने लगता है। एंड तीसरा आपका हो जाता है पहल बनाम अपराध बोध। किसी उसको ये पता हो जाता है कि नहीं ये काम गलत है, ये सही नहीं है, सही गलत का आभास होने लगता है। उसके बाद उसको उद्यमिता बनाम हीनता, यानी कि काम काम करता है तो हीनता महसूस होता है कि हमको कुछ करना चाहिए। एंड लास्ट में होता है पहचान व स्वीकरण बनाम पहचान प्रसरण, अपना पहचान बनाने की कोशिश करता है। ये आपके सीरियल बाई रहेगा। तो यहाँ पे सीरियल बाई दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुप्रयोग में निम्नलिखित उपबिंदु शामिल किए जाते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग की बात कर रहा है दोस्तों, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। शैक्षिक अनुप्रयोग में निम्न उपबिंदु शामिल होते हैं। तो कौन से उपबिंदु शामिल होते हैं दोस्तों? यहाँ पे 3 चीज़ें शामिल होंगे, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक एंड मानसिक। 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 और 4 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक उपबिंदु का प्रयोग किया जाता है शैक्षिक अनुप्रयोग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से 2 दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं? तो दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, और यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं ए और डी, यानी कि अंतर्दृष्टि और अनुभव। यानी हम अपना बुद्धि करेंगे, प्रयोग करेंगे और अपना एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं। ए और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यानी कि 2 स्रोत हैं जो दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोत हैं, अंतर्दृष्टि यानी कि अपना बुद्धि का प्रयोग करना, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि या सूझ वह कार्य है दोस्तों जिसे हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। वैसे सीखने के 2 नियम हैं। पहला नियम व्यक्ति द्वारा कार्यों को करके सीखना है, और दूसरा नियम कार्यों को दूसरे के द्वारा करते हुए देखकर सीखना है। यानी पहला नियम करके सीखना और दूसरा नियम करते हुए देखकर सीखना। परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को ही सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहा जाता है। इसे दार्शनिक सिद्धांतों का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रयोग अथवा प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभव कहलाता है। जो प्रयोग प्रशिक्षण के द्वारा, प्रयोग और परीक्षण के द्वारा, टेस्ट के द्वारा प्राप्त ज्ञान करेंगे वो अनुभव कहलाता है। तर्क संग्रह के अनुसार ज्ञान के 2 भेद हैं, स्मृति और अनुभव। यानी जो आपके पास अनुभव है, जो आपके पास याद है, स्मृति है। यानी संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति और भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने यह प्रतिपादित किया था कि कोई व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक कि स्थिति के संबंध में उसके अवबोधन के समक्ष चुनौती हो? तो इस बात को कहा था दोस्तों, इस बात को कहा था
लेजा रसनी। किसने कहा था? लेजा रसनी, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्लूम, क्रोथोही व एसोसिएट ने खेल मनोविज्ञान के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया है। तो किस तरीके से प्रस्तुत किया है इन्होंने संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक यानी साइकोमोटर यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के रूप में प्रस्तुत किया है ब्लूम, क्रोथवेली व एसोसिएट ने खेल मनोविज्ञान को उद्देश्य को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूम, क्रोथवेली एंड एसोसिएट ने खेल मनोविज्ञान के उद्देश्यों को 3 रूपों में प्रस्तुत किया है। कौन कौन से 3 रूप? संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक यानी इफेक्टिव, मनोचालिक यानी साइकोमोटर। यानी क्रेटी के अनुसार खेल मनोविज्ञान के निम्नलिखित उपवर्ग हैं। क्रेटी के अनुसार क्या है? अनुभवात्मक खेल मनोविज्ञान, शैक्षणिक खेल मनोविज्ञान, क्लिनिकल खेल मनोविज्ञान, विकासात्मक खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर मानव व्यवहार से जुड़ी है। यानी कि जब खिलाड़ी खेल रहा है तो उस समय ताली बजाएंगे तो खिलाड़ी का उत्साह बढ़ेगा, आप उसको होपलेस करेंगे तो उसका उत्साह नीचे गिरेगा। ये आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है उसके व्यवहार में। अगर उसके अंदर उत्साह है, जुनून है, तो वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर उसका आप उत्साह और बढ़ाएंगे तो और अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसमें हिम्मत आएगी। ये आपका मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो यह खेल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर व्यवहार से जुड़ी हुई है। ध्यान से हर एक चीज़ को समझना आपको आवश्यक है। एक कान से सुनना, एक कान से निकालने वाली बात नहीं है। एक एक लाइन को आपको समझना है। अभ्यास यानी कि खेल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर मानव व्यवहार से जुड़ी है। अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में यह उसके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाती है। यह खेल परिवेश में मानव व्यवहार के मानसिक पहलू के अध्ययन पर बल देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्ष यानी कि देख कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। तो एक किसका कहना है, किसका मानना है? तो यह मानना है सूचना संसाधन का। यानी कि मनोवैज्ञानिकों की सूचना संसाधन सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्ष कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने, याद रखिएगा। एक तत्व सिद्धांत दिया है आपका थार्नडाइक ने, अल्बर्ट बीने ने दिया है, और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। तो यहाँ पे त्रितंत्र सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में प्रतिपादित किया था कि यह सूचना संसाधन सिद्धांत माना जाता है। किसी मानसिक कार्य में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसके आधार पर बुद्धि में 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। मेटा घटक, निष्पादक घटक, ज्ञान संग्राहक घटक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित के सही क्रम बताइए। तो दोस्तों बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध ने इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य में चौथा दुख के निवारण के संबंध में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसमें से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 अष्टांगिक अंग इन्होंने बताया दुख का निवारण के लिए। तो इसमें से सही क्रम यहाँ पे देखना है तो सम्यक दृष्टि आपका पहला है, उसके बाद सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है। तो पहले सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी कि बी हो जाएगा, फिर उसके बाद सम्यक कर्म, ठीक। ये आपका 4 इस क्रम में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, उसके बाद आता है सम्यक जीवन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
यहाँ पे उनके 8 अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 चीज़ें दिया गया है, ठीक। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भीति फोबिया कौन सा विकार है? तो दुर्भीति यानी फोबिया कौन सा विकार है दोस्तों? तो यह विकार है दुर्भीति या फोबिया, यह विकार सामान्य चिंता विकार है। कैसा विकार है? याद रखिएगा, दुर्भीति यानी फोबिया कौन सा विकार है? सामान्य चिंता विकार है। यानी कि यहाँ पे आप इसका व्याख्या देख सकते हैं कि दुर्भीति अर्थात फोबिया एक सामान्य चिंता विकार है। यह एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। याद रखिएगा इसका एक एक बात, इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत याद रखिएगा। यानी उनकी उपस्थिति में घबराहट होती है जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति को हल्के अनमनेपन से लेकर डर के खतरनाक दौरे पड़ सकते हैं। दुर्भीति की स्थिति में व्यक्ति का ध्यान कुछ एक लक्षणों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना या बेहोशी महसूस होना। इन लक्षणों से जुड़े हुए कुछ डर होते हैं, जैसे मर जाने का भय, अपने ऊपर नियंत्रण खो देने का या पागल हो जाने का डर आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह 1965 में किया गया। यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSP एक ऐसा संगठन है जो विश्व भर में खेल मनोविज्ञान के अनुशासन में अनुसंधान, अभ्यास और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ISSP यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उन विद्वानों की एक बहुविषयक एसोसिएशन है जिनकी शोध के हित खेल मनोविज्ञान के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ISSP यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विद्वानों का एकमात्र विश्वव्यापी संगठन है जो स्पष्ट रूप से खेल मनोविज्ञान से संबंधित है। इसका गठन सन 1965 में इटली के डॉक्टर पेक्चियो एटोनेली के निर्देशन में किया गया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय जाना जाता है। तो यह कौन सा समय जाना जाता है दोस्तों? तो यह किशोरावस्था का समय जाना जाता है। यानी कि वृद्धि और विकास के 11 से 14 वर्ष तक का समय को किशोरावस्था नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष से 11 वर्ष की आयु अक्सर प्रारंभिक किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष कई विविध और तीव्र परिवर्तन एक रोमांचक समय होता है। आपका बच्चा लंबा और मजबूत हो जाता है और अधिक परिपक्व तरीके से महसूस करना और सोचना शुरू कर देता है, यानी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में ये चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा और इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।